यस। हाँ जी, तो कल अपन ने कंप्लीट कर लिए थे 14 क्वेश्चन। आज शुरू करते हैं 15th से, राइट। गणपति बप्पा मोरिया, चलो आ जाओ। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जे ए सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी। ये कहता है कि इंडियन एम्बेसी में एम्प्लॉय है टोक्यो, टोक्यो पे मतलब आउटसाइड इंडिया। ही रिसीव्ड ही रिसीव्ड सैलरी एंड अलाउंसेस एट टोक्यो फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय है, ठीक बात है। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023 फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम इन टोक्यो। ठीक है। बिसाइड ही वॉज अलाउड परक्यूजिट्स बाय द गवर्नमेंट। ये बोलता है कि उसे सैलरी मिल रही है, उसे अलाउंसेस मिल रहे हैं और उसे परक्यूजिट्स भी मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से, ठीक बात है। ही इज नॉन रेजिडेंट। ओके, ये कह रहा है ये नॉन रेजिडेंट है, मतलब अगर मान लो मतलब नॉन रेजिडेंट है मतलब बेसिक की कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। जब ये बेसिक की एक कंडीशन कोई भी पूरी नहीं कर रहा है मतलब ही इज नॉट रेजिडेंट, वो क्या हो गया, सॉरी ही इज नॉट रेजिडेंट, ही इज नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये एनआर हो गया, ये एनआर हो गया। ठीक है, चलो अब एनआर हो गया तो मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या बताया था कि एनआर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। ठीक है ना, इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है। अब इंडियन इनकम मतलब क्या होता है सर, ड्यू, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए इन इंडिया, ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, या तो कोई इनकम ड्यू हो जाए, ठीक है ना, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए, दोनों में से कोई भी एक चीज हो जाए। बट यहां पर आप देखो, यहां पर आप देखो, ये सर्विसेज कहां दे रहा है, टोक्यो में। ठीक है, सर्विसेज कहां दे रहा है, टोक्यो में। सो सर्विसेज ड्यू कहां हो रही है, टोक्यो में। पैसा कहां रिसीव्ड हो रहा है, टोक्यो में। ड्यू एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये तो होगी फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम हो गई तो आप बोलोगे सर फॉरेन इनकम एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं, सॉरी एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, राइट। लेकिन यहां पर सेक्शन 9 आपको देखना पड़ेगा। सेक्शन 9 क्या बोलता है, सेक्शन 9 ने साफ साफ बोल दिया है, सेक्शन 9 ने साफ साफ बोल दिया है कि देख भाई, income deemed to accrue or arise in India if you are Indian citizen, if you are Indian citizen and you are government employee, मतलब आपको पगार कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना, अगर आप भारत के बाहर सर्विसेज दे रहे हो, आप सरकार के कर्मचारी हो और आप इंडियन सिटीजन हो, तो जो भी आपको सैलरी मिल रही है दैट विल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। जब आपकी सैलरी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया मान ली जाएगी तो सर दैट इज इंडियन इनकम, राइट, दैट इज इंडियन इनकम। और जब इंडियन इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा, राइट। तो आपको जो भी सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, राइट, वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन सेक्शन 10(7) में बोला गया है कि अगर आपको अलाउंसेस और परक्यूजिट्स दिए जा रहे हैं, इफ यू आर सरेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एंड इफ यू आर रिसीविंग अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स देन इट इज एग्जेम्प्ट, और 10(7) में आपके एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। चलो तो देख लेते हैं, हो गया ये भी। 9(1) में दिया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ वो चार्जेबल हो जाएगी टैक्स में, और 10(7) में अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स आउटसाइड इंडिया जो आपको दिया जा रहा है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो दिस क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Explain in brief whether the transaction interest of rupees 5 lakh paid on money borrowed by Mr. Smith, नॉन रेजिडेंट है, वो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ गारमेंट्स एट मुंबई। ओ, एनआर ने देखो इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5 लाख पेड ऑन मनी बोरोड बाय मिस्टर स्मिथ। ओके, मतलब एनआर पे कर रहा है, पे इंटरेस्ट किसको कर रहा है वो देखो, टू मिस्टर जॉन हु इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट। एनआर अगर एनआर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, एनआर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है, क्या आप बात कर रहे हो सर, एनआर को कर रहा है, हमको क्या लेना देना है, हमको क्या लेना देना। बट ये एनआर इस इंटरेस्ट का जो पेमेंट कर रहा है, यहां मैं आपको समझाता हूं। सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9 के अंदर एक पॉइंट है कि अगर रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है, किसको, पेमेंट टू एनआर, एनआर को किया जा रहा है, बाय, कौन कर रहा है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर भारत सरकार अगर रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है, किसको, एनआर को, तो ऑलवेज
डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। एज पर सेक्शन 9 ऑलवेज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है इररिलेवेंट कि किस प्रोजेक्ट के लिए किया है, चाहे आउटसाइड इंडिया या इन इंडिया, कोई भी प्रोजेक्ट हो इररिलेवेंट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट किया है एनआर को रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट का, तो ऑलवेज डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। अगर मान लो किसी रेजिडेंट ने किया है, किसी रेजिडेंट ने रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, किसको? एनआर। ये जो सेक्शन 9 जो बना है ना, स्पेसिफिकली एनआर के लिए ही बना है पर्टिकुलरली, राइट? क्योंकि रेजिडेंट तो बेचारा क्या करे, उसको तो सारी इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे इंडियन इनकम हो चाहे फॉरेन इनकम हो, सारी इनकम टैक्सेबल होती है रेजिडेंट को। तो स्पेसिफिकली जो ये बना है ना सेक्शन 9, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया की कोई जुगाड़ ना कर लो। सर जैसे मैंने आपको बताया ना, सर अभी मैंने बताया था कि भाई मैं तो सर सैलरी ड्यू कहाँ हो रही है मेरी? आउटसाइड इंडिया। रिसीव कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया। सर और मैं तो नॉन रेजिडेंट हूं, मैं क्यों टैक्स दूंगा? तो उसी के कारण ये सेक्शन 9, इसी मतलब इन पर्टिकुलर ऐसे केसेस आ रहे थे, इसी के कारण सेक्शन 9 बनाया गया, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। जब आप मेरा सेशन देखा होगा, अगर आपने लिया होगा आपने, तो उसमें देखा होगा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना, एक एक चीज को अपने डिटेल में देखा है। देखो यहाँ अब आगे रेजिडेंट, अब ये बोलता है रेजिडेंट अगर मान लो किसी एनआर को पेमेंट कर रहा है, क्या? रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट। ये कहता है कि अगर मान लो रेजिडेंट किसी एनआर को पेमेंट कर रहा है और रेजिडेंट ये जो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी का, एफटीएस का या इंटरेस्ट का, वो किसी इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड। इंडियन प्रोजेक्ट मतलब क्या हो गया? जरूरी है क्या सर बिजनेस हो? बिजनेस, प्रोफेशन या एनी अदर पर्पस, चलेगा कोई भी, ठीक है ना। अगर रेजिडेंट ने रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है नॉन रेजिडेंट को फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, मान लो मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं, इंडिया में प्रोफेशन कर रहा हूं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, एनी अदर पर्पस, राइट, उसके लिए अगर मैंने रेजिडेंट ने अगर एनआर को पेमेंट किया है तो यस, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा और एनआर के लिए टैक्सेबल हो, ठीक है। चलो तीसरा, अगर मान लो एनआर को एनआर ने पे किया है। सर एनआर को एनआर ने पे किया है मतलब यहां समझ लो ओबामा साहब ने ट्रंप को पे किया, ठीक है ना। ओबामा साहब ने ट्रंप को पे किया है, सर इंडियन गवर्नमेंट को क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट को तो तभी लेना देना है कि जब ये एनआर ने जो रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट किया है वो इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, इंडियन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। बट इंटरेस्ट के केस में एक चीज ध्यान रखना, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन। देखो रॉयल्टी और एफटीएस के केस में उन्होंने क्या बोला? इट शुड बी कनेक्टेड विद द इंडियन प्रोजेक्ट। बट इंटरेस्ट के केस में अगर एनआर ने एनआर को पेमेंट किया है कोई इंटरेस्ट का पेमेंट, बट वो इंटरेस्ट किस लिए किया है? एनी इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड, है ना, बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है। वैसे तो इंडियन प्रोजेक्ट में लिखा है, मतलब इंटरेस्ट के केस में अगर मान लो आप, ये जो ओबामा साहब है, ओबामा साहब बोलते हैं सर मेरे को इंडिया में बिजनेस डालने का है, मेरे को बिजनेस करने का है या प्रोफेशन करने का है, इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन करने का है, उसके लिए मेरे को ट्रंप पैसा दे, और ट्रंप ने पैसा दिया और ओबामा साहब उसका ब्याज पे कर रहे हैं, सो वो ब्याज किससे कनेक्टेड है? बिजनेस या प्रोफेशन से। यस, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। ओबामा साहब मान लो बोलते नहीं 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 नहीं, मेरे को बिजनेस प्रोफेशन नहीं करने का, मेरे को तो मकान खरीदने का है, इन्वेस्टमेंट करने का है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो ही डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। चलो अब आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ देता हूं फटाफट से। देखो अब ये देखो, एनआर ने एनआर को पेमेंट किया है, मतलब मिस्टर स्मिथ ने किसको? मिस्टर जॉन को पेमेंट किया है। किस लिए? इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, ये देखो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है, एनआर पेमेंट कर रहा है एनआर को, राइट, किसके लिए? फॉर डूइंग बिजनेस ऑफ गारमेंट्स इन मुंबई, सो इट इज रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो मिस्टर ए, सिटीजन ऑफ इंडिया, लेफ्ट यूएसए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन 1/5/2022। मिस्टर ए जो इंडिया के सिटीजन हैं, ये यूएसए जा रहे हैं, लेफ्ट फॉर यूएसए फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब के लिए, ठीक है ना। और आपको याद है मैंने आपको बताया था कि अगर आपने बेसिक की कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करी हो देन यू आर रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। पहली कंडीशन 182 दिन, दूसरी कंडीशन थी 60 दिन वाली, है ना, प्रीवियस ईयर में 60 दिन और प्रीवियस ईयर के पहले वाले 4 सालों में 365 दिन। बट मैंने आपको बताया था कि ये 60 दिन वाली कंडीशन आपको देखने की जरूरत नहीं है इफ यू आर इंडियन सिटीजन एंड यू आर लिविंग इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस। यस और नो? यस, दिस इज द सिचुएशन। ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है, ठीक है ना,
एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपल है, आपको वो 60 दिन वाली कंडीशन नहीं देखनी है। ये रेजिडेंट कब होगा, जब इसका स्टे 182 दिन से ज्यादा होगा, 182 या उससे ज्यादा। ही हैज नॉट विजिटेड इंडिया देयर आफ्टर, उसके बाद हिंदुस्तान में आया ही नहीं। ठीक है, तो अब ये देखो इस क्या हो चुका है, ये अप्रैल रुका है बस 30 दिन, तो इसका 182 दिन वाली कंडीशन देखेंगे, ये हो गया नॉन रेजिडेंट। मिस्टर ए क्या हो गया यहाँ पर, नॉन रेजिडेंट। ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट हो गया क्योंकि 182 दिन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आए नहीं ना, 1/5 को चले गए साहब अपना हिंदुस्तान छोड़ के, है मैं पहली वाली छोड़ छाड़ के, वो था ना गाना, तो वो छोड़ छाड़ के चले गए हमारा हिंदुस्तान। मिस्टर ए ही हैज नॉट विजिटेड, अब देखो मिस्टर ए बोरो मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, उन्होंने क्या करा, अपने दोस्त से लोन लिया। ठीक है, मिस्टर बी हु हैज लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, वो उसके 1 वीक पहले चले गया। भाई साहब जब ये नॉन रेजिडेंट है तो मिस्टर बी भी नॉन रेजिडेंट हो गया, है ना। मिस्टर ए और मिस्टर बी थे दोनों इंडिया के सिटीजन, बट दोनों नॉन रेजिडेंट हो गए, है ना। अब मिस्टर ए ने क्या लिया, इससे लोन लिया है, लोन गिवन। ठीक है, अब ये उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहां पे क्या हो रहा है, मिस्टर ए मिस्टर बी को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, एक एनआर दूसरे एनआर को इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। इफ इंटरेस्ट है तो इट शुड बी कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, दैट्स इट। ठीक है ना मिस्टर, हाँ ये कहता है टू द एक्सटेंट ऑफ 10 lakhs बाई शेयर्स इन एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी, बाई शेयर्स, भाई साहब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, कहानी खत्म। आप बोलोगे सर इट विल नॉट डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, राइट। तो मिस्टर बी को जो इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर ए से, वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया नहीं बोला जाएगा, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर, चलो गुड। तो बस अगर आपके फंडामेंटल मजबूत हो तो आपको क्या है, कुछ जरूरत ही नहीं है, देख लो भले आप, shall not be deemed to accrue rise India, not taxable in hands of Mr. B, right। चलो आगे चलते हैं। State with reason whether the following transactions are subject to tax as deemed income, ये बोलता है क्या deemed income, वो deeming provision मतलब आपका सेक्शन 9 income deemed to accrue rise in India, तो बोलता है बताओ इन पे लगेगा या नहीं लगेगा। XYZ Limited is a broadcaster of the news channel in India, ये बोलता है कि साहब ये ब्रॉडकास्टर है न्यूज चैनल इन इंडिया के केस में। ठीक है, इट हैड मेड पेमेंट टू अ मलेशियन कंपनी, इन्होंने क्या किया है, मलेशियन कंपनी को पेमेंट किया। मतलब XYZ लिमिटेड इज ए ब्रॉडकास्टर, ब्रॉडकास्टर होता है ना न्यूज़ वगैरह ब्रॉडकास्ट करते हैं, कई सारी चीज़ें, न्यूज़ चैनल इन इंडिया, राइट। इट मेड पेमेंट ऑफ मलेशियन कंपनी, इन्होंने एक मलेशियन कंपनी को पेमेंट किया है, मलेशियन कंपनी को पेमेंट किया है जिसका इंडिया में पीई नहीं है, पीई नहीं है। ठीक है, फॉर द डाउन लिंकिंग टेलीविजन चैनल इनटू इंडिया एंड इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स थ्रू अ चैनल। भाई इन्होंने मलेशियन कंपनी को पेमेंट किया है कि भाई हमारा जो डाउनलिंकिंग टेलीविजन चैनल्स है वो इंडिया और हमारा एक इंटरनेशनल फुटप्रिंट शो पाए। तो मतलब ये जो पेमेंट हो रहा है, ये जो पेमेंट हो रहा है ना, आप ये जो डाउनलिंकिंग टेलीविजन चैनल के लिए आप जो पेमेंट कर रहे हो, दिस विल बी ट्रीटेड एज द रॉयल्टी, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी। अगर आप रॉयल्टी की डेफिनेशन को ढंग से समझोगे ना, अभी मैं बता रहा हूँ, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना है। ये जो चैप्टर होता है ना, ये नॉन रेजिडेंट वाला चैप्टर, इसमें हमें प्रॉब्लम यही होती है, हम चीज़ों को ढंग से नहीं समझते हैं। अगर चीज़ों को ढंग से समझ लो तो मैं बोलता हूँ इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अब समझना, अगर मैं आपको अभी डेफिनेशन ढंग से बताऊंगा, राइट, अभी अगर आपने डेफिनेशन ढंग से समझ ली, आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं, 1 नंबर का फर्जी क्वेश्चन और 4-5 नंबर देके जाएगा हम। ठीक है, चलो तो अभी देखते हैं ये वाला रॉयल्टी की डेफिनेशन। आपको क्या लगता है रॉयल्टी की डेफिनेशन? सेक्शन 9 में वो है ना, ये देखो अभी मैंने बताया भी था, रॉयल्टी, FTS, इंटरेस्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉयल्टी? देखो अगर मान लो रॉयल्टी मतलब क्या है कि मैं आपको अगर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा यूज करने के लिए दे रहा हूं, उसके लिए अगर आपसे कोई कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूं, दैट इज रॉयल्टी, राइट। हो सकता है वो कंसिडरेशन पीरियोडिक बेसिस पे चार्ज कर रहा हूं या लमसम चार्ज कर रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है ना, दैट इज रॉयल्टी। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिटेल में आप मेरा नॉन रेजिडेंट का जो मैराथन है वो देख लो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है ना, तो रॉयल्टी में क्या हो गया है कि अगर मान लो आप कोई भी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अगर यूज़ कर रहे हो, एटसेट्रा यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन प्रोसेस यूज़ कर रहे हो, या यूज़ करने के लिए आपको दी गई है और आप उसका कोई अमाउंट पे कर रहे हो, या आपको कोई लाइसेंस दिया गया है, आप उसका कोई अमाउंट पे कर रहे हो, लमसम भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है, दैट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। ठीक है ना, बट अगर आपने आउटराइट सेल कर दिया है तो वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होता है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा आउटराइट सेल कर दिया, मतलब आपका अधिकार ही खत्म हो चुका। मान लो मैंने कोई पेटेंट डिजाइन किया,
मैंने कोई पेटेंट डिजाइन किया और मैंने आपको पेटेंट पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया, अब मेरे पे वो पेटेंट का राइट नहीं है, अब आपके पास राइट हो चुका है, देन दिस इज कैपिटल गेन में जाएगा वो लमसम कंसिडरेशन, ठीक है ना। अदरवाइज मैं बोलता हूं साहब ये पेटेंट मेरा है, तुम यूज करो, बिंदास यूज करो हिंदुस्तान के अंदर, क्या प्रॉब्लम है, बाकी तो मेरा ही है, मेरा ही रहेगा, तुम यूज करो, उसके लिए जो पैसे ले रहा हूं दैट विल बी द रॉयल्टी। तो अगर मान लो मैंने यूज के लिए कोई पैसा लिया है, ठीक है ना, तो इसे मैं बोल सकता हूं ट्रांसफर ऑफ राइट, ट्रांसफर ऑफ राइट ऑन पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, ठीक है ना। दूसरा यूज ऑफ, अगर मान लो आपको यूज ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा उसके लिए अगर आप दे रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए अगर आप दे रहे हो तो वो भी आपका रॉयल्टी मान लिया जाएगा। तीसरा क्या होता है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, है ना। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मतलब आपने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क किसी को दे दिया है, ठीक है। अब आपको क्या है, जैसे लेट्स मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि अच्छे से समझ आएगा। मान लो मारुति कंपनी क्या करती है, सुजुकी से पेटेंट लेती है, भाई कैसी डिजाइन होगी, क्या होगी, तो सुजुकी ने अपनी प्रोसेस, डिजाइन, पैटर्न वगैरह उनको शेयर कर दिया, उसके लिए जो पेमेंट मिल रहा है उनको दैट इज रॉयल्टी। बट अब हो क्या रहा है, मारुति को ना डिजाइन तो मिल गई बट लगा में कैसे, स्टेयरिंग किधर लगानी है, क्या किधर लगाना है, उनको वो पता नहीं है। तो उस केस में उनको सुजुकी ने हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया कि चलो हम हमारा आदमी बेचते हैं या हम किस तरीके से फिटिंग करते हैं उसकी डिटेल तुम्हें बेचते हैं, इंफॉर्मेशन तुम्हें बेचते हैं कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट, राइट। तो उसके बदले जो भी अमाउंट आपको मिलेगा दैट विल बी आल्सो रॉयल्टी, वो भी आपका रॉयल्टी है। इसे सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ठीक है ना, किस तरीके से वर्किंग हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग, ठीक है ना। फिर उसके अलावा मान लो आपको कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज की हेल्प होती है, राइट। आपको कोई भी टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्सपर्टीज की हेल्प होती है, टेक्निकल इंडस्ट्रियल कमर्शियल साइंटिफिक नॉलेज ये अगर आपको कोई शेयर की जाती है, उसके बदले अगर आप कोई पेमेंट करते हो दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी, राइट, दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी। अब ये क्यों लाया गया मैं बता देता हूँ। वो क्या रहा था हमारे हिंदुस्तान में, जब नैनो प्लांट आया था, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, नैनो प्लांट आया था तो नैनो प्लांट बार बार धस रहा था, जमीन में धस रहा था, उनको समझ नहीं आ रहा था, हमारे इंजीनियर्स को, टेक्निकल एक्सपर्ट को, इंडिया के जो एक्सपर्ट्स थे उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो हमने क्या किया, हमने आउटसाइड कंट्रीज के जो एक्सपर्ट्स थे उनको बुलाया, उन्होंने बोला हम इंडिया में नहीं आएंगे सर्विसेज देने, वहाँ पे बहुत मोटा टैक्स लग जाता है। तो उस समय गवर्नमेंट ने कहा कि टेंशन मत करो, तुम आओ यहाँ पे सपोर्ट करो, इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। तो डेफिनेशन में लिख दिया गया कि अगर आप अपनी टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्सपर्टीज, साइंटिफिक नॉलेज, एक्सपर्टीज अगर हमसे शेयर करते हो, उसके बदले आपको जो भी पेमेंट दिया जाएगा दैट इज ऑल्सो रॉयल्टी, वो भी रॉयल्टी माना जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर मान लो आपको इक्विपमेंट लीज पे देते हो, ठीक है ना, वही टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल इक्विपमेंट, ठीक है ना, अगर आप लीज पर देते हो, है ना, यूज करने के लिए देते हो, उसके बदले आपको जो पेमेंट मिलेगा दैट विल आल्सो बी रॉयल्टी। ये भी इसी कारण लाया गया कि जब हमारी दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा था तो दिल्ली मेट्रो के काम में इंडिया के जो इक्विपमेंट्स थे, मशीनें थी, वो टनल्स बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी, कुछ तोड़ ही नहीं पा रहे थे चट्टानों को। तो उस समय सिंगापुर की कंपनी थी, सिंगापुर की कंपनी ने बोला ले भाई तुम्हारी मशीनों में दम नहीं है, हमारे पास बहुत तगड़ी मशीनें हैं, हम मशीनें लाएंगे, तुम जो काम एक महीने में नहीं कर रहे हो सप्ते भर में कर डालेंगे। तो इंडिया वाले बोले आ जाओ, वो बोले नहीं आएंगे, तुम तो हमारे पे 40% टैक्स लगा लोगे, ये जो पैसा मिलेगा उस पर 40% टैक्स लगा दो, हम नहीं आएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा यार आओ, तुम टेंशन काहे को लेते हो, इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। तो अगर मान लो तुम हमें कोई भी इक्विपमेंट यूज करने के लिए दे रहे हो और हम तुम्हें जो भी लीज का पेमेंट करेंगे दैट विल बी रॉयल्टी फॉर यू, टेंशन मत लो। तो इसे रॉयल्टी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया, ठीक है ना। तो अगर हम उनको जो भी पैसा दे रहे हैं वो रॉयल्टी माना जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 44BB, यहां पे क्या होता है, ऑयल रिग मशीन्स वगैरह किराए पे दी जाती है, प्रेजम्पटिव इनकम, ठीक है ना, प्रेजम्पटिव इनकम। तो एक्चुअली क्या है कि एनआर को 44BB में फायदा है, तो उन्होंने बोला है कि बाकी सब केसेस में रॉयल्टी मानी जाएगी एक्सेप्ट 44BB। क्यों फायदा है, मेरा डिटेल सेक्शन देख लेना, मैंने वहां पे पूरी एक चीज बताई है आपको, ठीक है ना। और फिर सिक्स में आता है कि अगर मान लो आप कोई भी ब्रॉडकास्टिंग या आप कोई भी कॉपीराइट, लिटरेसी, इसका राइट ट्रांसफर करते हो या यूज करने के लिए देते हो, या ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए आप टीवी चैनल्स वगैरह ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, उसके लिए अगर आप कुछ भी देते हो वो भी रॉयल्टी माना जाएगा, तो ये समझ में आ गया आपको कि दिस विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी बिकॉज दिस इज द ब्रॉडकास्टिंग, आप जो पेमेंट कर रहे हो फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ द चैनल्स, राइट, वो रॉयल्टी माना जाएगा। और 7, इन 6 एक्टिविटी से रिलेटेड कोई सपोर्टिव एक्टिविटी है वो भी रॉयल्टी मानी जाएगी। मैंने वैसे बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप मेरा वो डिटेल सेशन देख लोगे जो मैंने अपलोड किया है, मैराथन वाला, मैराथन है या
यस, मैराथन में भी है, महाकुंभ में भी है। आप मैराथन देख लीजिएगा, मैराथन में मिल जाएगा आपको रॉयल्टी वाला। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया। ये देखो, जब ये कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं ना तो चीज़ें यूँ हो जाती है टिप्स पे, राइट। चलो आ जाओ। दिस विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, और जब ये रॉयल्टी है, ठीक है ना, अब ये रॉयल्टी है, अगर आप इंडियन कंपनी है, देखो ये कौन पेमेंट कर रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है, ये रेजिडेंट पेमेंट कर रहा है, XYZ लिमिटेड, है ना, इंडियन कंपनी। मैंने क्या बोला था, इंडियन कंपनी बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट, रेजिडेंट पेमेंट कर रही है किसी एनआर को, राइट, फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, यस, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा, एंड इट विल बी टैक्सेबल, इट विल बी टैक्सेबल। चलो अगला। मिस्टर ए फॉरेन सिटीजन है एंड डायमंड मर्चेंट फ्रॉम द यूएस, अर्नड 10 करोड़। मिस्टर ए, यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, ठीक है, अगर आपको आइडिया हो बिजनेस कनेक्शन सेक्शन 9 में एक पॉइंट है कि अगर आपकी इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, अगर आपकी इनकम अक्रू और राइज आउटसाइड इंडिया, बट अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया है तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है ना। बट उसमें एक एक्सेप्शन भी है, अगर आप याद करो कि अगर मान लो आप फॉरेन कंपनी हो, समझना यहीं लिख रहा हूँ वो एक्सेप्शन, बट अगर बिजनेस कनेक्शन है तो उस कनेक्शन से रिलेटेड जो भी इनकम है दैट विल बी डीम टू अप्रूव और राइज इन इंडिया मानी जाएगी, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, राइट, न्यूज़ वाला एक्सेप्शन है, राइट। और अगर आप फिल्म का शूटिंग वगैरह कर रहे हो वो वाला एक एक्सेप्शन है, और एक एक्सेप्शन मैं आपको जो बता रहा हूँ दैट इज रिलेटेड टू दिस, अगर आप फॉरेन कंपनी हो, अगर आप फॉरेन कंपनी हो प्लस engaged in business of mining, engaged in business of mining, ठीक है, माइनिंग, प्लस अब आप क्या कर रहे हो, नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफाइड स्पेशल जोन में, नोटिफाइड स्पेशल जोन में डिस्प्ले कर रहे हो, डिस्प्ले अनकट और अनअसर्टेड आइटम, अनकट और असर्टेड डायमंड, ठीक है ना, डायमंड, तो ये आपका एक्सेप्शन है, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है ना, दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। अब लाइन को ढंग से समझना, फॉरेन कंपनी के लिए बोला गया है इंगेज इन बिजनेस ऑफ माइनिंग, फॉरेन कंपनी माइनिंग के बिजनेस में इंगेज होनी चाहिए, अगर वो डिस्प्ले करती है अनकट और अनसर्टेड आइटम तो इसे बिजनेस कनेक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा, दिस इज द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन था वो, एक्सेप्शन है, राइट। सो अब यहां देखो, मिस्टर ए फॉरेन सिटीजन बट नॉट फॉरेन कंपनी, सो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस कनेक्शन, ठीक है ना। फॉरेन कंपनी होती, माइनिंग के बिजनेस में होती, अगर फॉरेन कंपनी ट्रेडिंग के बिजनेस में है तो फिर बिजनेस कनेक्शन को एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा, लेकिन अगर फॉरेन कंपनी माइनिंग के बिजनेस में है तो बिजनेस कनेक्शन का एक्सेप्शन का बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। बट यहां पर मिस्टर ए है, फॉरेन सिटीजन है, जो क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, बट इट विल बी ट्रीटेड एज द बिजनेस कनेक्शन, बिजनेस कनेक्शन है तो डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया माना जाएगा, देख लो, डिस्प्ले अनकट अकॉर्डिंगली ही डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, राइट। चलो ये भी आपका कंप्लीट। देखो क्वेश्चन आंसर है तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो मैं आपको पूरा सेक्शन 9 के साथ बताता, आपको मजा आता, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है क्योंकि अपने को आगे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट फिर भी रिलीवेंट चीज़ें पूरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा एनआर का महाकुंभ जो मैंने नवंबर 22 के लिए बनाया था, अगर वो देख लोगे तो उसमें मैंने पूरा डिटेल प्लस क्वेश्चन आंसर सब दिए हैं, बट अगर अभी वाला भी जो रिसेंटली मैंने मैराथन भी अपलोड किया वो भी देख लोगे, बहुत कम समय में पूरा एनआर कंप्लीट किया है, और वहाँ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आ जाओ। मिस विविता पेड ए सम ऑफ ₹5,000 to Mr. Kulaksha, a management consultant practicing in Colombo, स्पेशलाइजेशन इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, ओके। मतलब विविता ने 5,000 का कुलाक्षरा को पेमेंट किया है, कुलाक्षरा कौन है, एनआर, भाई साहब कोलंबो में रहते हैं तो एनआर हो गए, है ना। द पेमेंट वॉज मेड इन कोलंबो, मिस्टर कुलाक्षरा इज नॉन रेजिडेंट, ठीक है। द कंसल्टेंसी इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, अच्छा मिस विविता ने एनआर को जो पेमेंट किया है दैट रिलेटेड टू, वो जो पेमेंट किया है कंसल्टेंसी का दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, दैट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया with possible cyclonous collaboration, is the payment chargeable to tax in India, बताओ। this is we can say FTS, fees for technical services, this is FTS, तो रॉयल्टी FTS अगर मिस विविता पे कर रही है, इफ मिस विविता इज रेजिडेंट, मैंने क्या बोला था, अगर रेजिडेंट किसी एनआर को पे कर रहा है, यहाँ पर मिस विविता का स्टेटस हमें नहीं बताया, लेट्स अज्यूम कि शी इज रेजिडेंट, दोनों कंक्लूजन देखे हो आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रेजिडेंट है और एनआर को पे कर रही है फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, यस,
रॉयल्टी और एफटीएस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो एनआर है, अगर मिस विविता एनआर है और एनआर को पेमेंट कर रही है रॉयल्टी और एफटीएस फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के केस में बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, बस वो एक ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। इट विल बी डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया। सो मिस्टर कुलाक्षरा को जो 5000 यूएसडी है वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और उनको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, कोलंबो चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये बोलता है अटलांट इटली ए कंपनी इनकॉर्पोरेट इन द फ्रांस। ये बोलता है अटलांट इटली करके कंपनी है फ्रांस में, वॉज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड और सप्लाई इक्विपमेंट सर्विसेज फॉर द जीएसएम सेल्यूलर रेडियो। ये कहता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में और सप्लाई इक्विपमेंट सप्लाई करती है और सर्विसेज देती है फॉर जीएसएम सेल्यूलर रेडियो टेलीफोन सिस्टम। मतलब ये मोबाइल से रिलेटेड कुछ जीएसएम सपोर्ट सर्विसेज देती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उसके अलावा सर्विसेज भी देती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लस सर्विसेज दोनों। इट सप्लाइड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या करता है, जैसे लेट्स अज्यूम चिप समझ लो, अपन एक चिप समझ लो। ये क्या करता है, मान लो रिलायंस जियो ने कहा कि भैया मेरे को चिप दो, तो वो एक कंपनी क्या है, चिप बनाती है। चिप के अंदर आपको पता है वो एक चिप, एक तो सिम होती है, सिम मतलब अपनी सिम बनाती है। सिम के अंदर एक वो होता है रीडर होता है, वो ऑटोमेटिक जैसे ही मोबाइल में जाता है वो रीड कर लेता है, तो एक सॉफ्टवेयर भी है। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों साथ में दिए जा रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड बाय असेसी embodied the process which is required to control and manage the specific set of activities involved in the business use of its customer and also made available to its customer who use it to carry out the business activity। अब ये कह रहा है ये जो साथ में दिया जा रहा है ना, both are the embedded, मतलब ये सॉफ्टवेयर है ना अकेले नहीं जा रहा है, ये एक हार्डवेयर के साथ में जा रहा है, ठीक है, हार्डवेयर के साथ में जा रहा है। अब ये क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और सर्विसेज भी दे रही है। तो आपने मैन्युफैक्चरिंग सिम बनाई, सिम में वो जो भी उनको सेटिंग करनी है चिप वगैरह की, ताकि वो सॉफ्टवेयर भी एक्टिवेट हो जाए, तो सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड विद द सिम, विद दैट हार्डवेयर, ओके। द असेसिंग ऑफिसर कंटेंडेड दैट द कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर एम्बेडेड इन द हार्डवेयर इज रॉयल्टी। अब वो बोलता है कि हार्डवेयर में जो ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है ना, क्योंकि मोबाइल में जाता नेटवर्क पकड़ लेता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर का पेमेंट कर रहे हो तुम, तो ये सॉफ्टवेयर का पेमेंट रॉयल्टी माना जाता है। रॉयल्टी की डेफिनेशन में है कि अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पेमेंट कर रहे हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। बट यहां पे हो क्या रहा है, अटलांट इटली आपको हार्डवेयर दे रही है और हार्डवेयर में इंबेडेड सॉफ्टवेयर दे रही है, हार्डवेयर में इंबेडेड सॉफ्टवेयर दे रही है। यहां एक चीज ध्यान रखना, असेसिंग ऑफिसर ने तो कर दिया तो भैया दिस विल बी द रॉयल्टी, और अगर ये रॉयल्टी है तो इट विल बी ट्रीटेड टैक्सेबल इन इंडिया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू इंडियन प्रोजेक्ट, राइट। बट अटलांट इटली क्या बोलती है, भैया मैंने तो हार्डवेयर बेचा है, मैंने तो हार्डवेयर बेचा है, क्या सॉफ्टवेयर, नहीं 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 नहीं, मेरी को इंडियन इनकम टैक्सेबल नहीं है, मैंने तो हार्डवेयर बेचा है बस, मेरी कौन सी इंडियन इनकम, नो दिस इज नॉट इंडियन इनकम। बट ये वो बोलता नहीं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है विच इज एम्बेडेड इन द हार्डवेयर, बट सॉफ्टवेयर है तो हम तो ये मानेंगे कि सॉफ्टवेयर का पेमेंट है, और जब सॉफ्टवेयर का पेमेंट मानेंगे तो इट विल बी रॉयल्टी, रॉयल्टी का पेमेंट माना जाएगा, रॉयल्टी माना जाएगा। तो देखो सेक्शन 9 लग गया, सेक्शन 9 लग जाता है कि अगर आपको कोई भी रेजिडेंट अगर आपको रॉयल्टी का पेमेंट कर रहा है रिलेटेड टू इंडियन प्रोजेक्ट डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। बताओ क्या एओ सही है, क्या एओ सही है, नो, एओ इज नॉट करेक्ट बिकॉज मेन कंटेंट देखो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में इंबेडेड सॉफ्टवेयर है। क्या सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट यूज है, क्या सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट यूज है, इन सॉफ्टवेयर का कोई इंडिपेंडेंट यूज नहीं पॉसिबल है, राइट। उस सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट यूज पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, दिस इज सेल ऑफ हार्डवेयर, ठीक है। सो कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखो अल्काटेल ल्यूकेंट कनाडा का केस था, वहां इन्होंने बोला द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सॉफ्टवेयर सप्लाई इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जीएसएम मोबाइल सिस्टम एंड इज यूज्ड फॉर सेल्यूलर ऑपरेटर टू प्रोवाइड सेल्यूलर सर्विसेज टू इट्स कस्टमर वेयर पेमेंट इज मेड ऑफ हार्डवेयर इन सॉफ्टवेयर इज एम्बेडेड एंड द सॉफ्टवेयर डज नॉट इंडिपेंडेंट functional existence, no amount could be attributed to royalty, right। उस सॉफ्टवेयर का इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई फंक्शनल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी, ठीक है। तो दिस इज आल्सो डन। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजे लिमिटेड ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद केके। हाँ जी, तो अब देखो JJ Limited, a company incorporated in Australia, has entered into an agreement with KK Limited, an Indian company, for rendering technical services to the letter of setting up a fertilizer plant in Orissa। ये कहता है कि JJ एक बाहर की कंपनी है, मतलब एनआर
ठीक है ना। एंटर्ड विथ के लिमिटेड एन इंडियन कंपनी, सो दिस इज आर है ना, आर सर्विसेज ले रहा है एनआर से, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज, तो मैं इसे बोल दूं एफटीएस का पेमेंट होगा, है ना। आर रेजिडेंट एफटीएस का पेमेंट कर रहा है किसी एनआर को। सेक्शन 9 पे आ जाओ, डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया। अगर रेजिडेंट रॉयल्टी एफटीएस और इंटरेस्ट का पेमेंट करता है फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, ऑलवेज डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ एनआर, राइट। सो जेजे लिमिटेड रेंडर्ड बोथ ऑफशोर और ऑनशोर सर्विसेज। ऑफशोर और ऑनशोर सर्विसेज क्या होता है, अरे सॉरी, ऑफशोर और ऑनशोर सर्विसेज। ऑफशोर मतलब क्या होता है, ऑनशोर मतलब ऑन साइट, मतलब उड़ीसा में जो प्लांट है इनका, वहां पर जाके सर्विसेज दे रहा है और कुछ काम वो उसके वहां से बैठ के कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के कर रहा है। चाहे आप इंडिया में आके दो या ना दो, इररिलेवेंट, यू आर प्रोवाइडिंग एफटीएस, यू आर प्रोवाइडिंग एफटीएस फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, दैट्स इट, इट विल डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया। अगर मान लो रेजिडेंट के द्वारा रॉयल्टी एफटीएस या इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, इट विल डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया, ठीक है ना। तो बस, तो ये आपका 1 करोड़, तो 1 करोड़ और 1.5 करोड़, इररिलेवेंट ऑफशोर और ऑनशोर, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट। जेजे लिमिटेड इज अ व्यू दैट इट इज नॉट लाइबल टू टैक्स इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ फीस ऑफ 1 करोड़। नहीं साहब, पूरी की पूरी फीस, चाहे वो आप ऑफ साइड ही दे दो, आप अपने ऑस्ट्रेलिया से बैठ के काम कर दो, लेकिन दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडिया, सो पूरा का पूरा अमाउंट विल बी टैक्सेबल, ठीक है ना, डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया। चलो, टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड बाय जेजे लिमिटेड इज डीम टू अक्रूवराइज इंडिया इंक्लूडेड इन द टोटल, ठीक है। चलो कम नेक्स्ट। एग्जामिन विद द रीजन, ये पूरा सेक्शन 9 ही चल रहा है ऑलमोस्ट लगभग, तो सेक्शन 9 आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा। ये कहता है इनकम टैक्स इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर सेक्शन 9। अब ये बोलता है सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग बताओ वेदर विल बी फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज इनकम और नॉट। देखते हैं। ए नॉन रेजिडेंट जर्मन कंपनी विच डिड नॉट हैव ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, रॉयल्टी और एफटीएस के केस में ना एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका इंडिया में पीई है, अगर मान लो आप रॉयल्टी और एफटीएस दे रहे हो, ठीक है, अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट, अगर मान लो कोई भी रॉयल्टी और एफटीएस दे रहा है और उसका इंडिया में पीई नहीं है, तब तो 115A में आ जाएगा, एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मान लो उनका पीई है इंडिया में, तो 44D डीबी में कवर हो जाएगा, 44DA सॉरी 44DA में कवर हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर आपका पीई है तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उस इनकम से रिलेटेड वो लेस कर दो और नॉर्मल टैक्स रेट पे आपका टैक्स लग जाएगा, 44DA में आप कवर हो जाओगे अगर आपका इंडिया में पीई है तो। ये चीज़ ध्यान रखना रॉयल्टी और एफटीएस के केस में। चलो, ये तो मुझे जस्ट ऐसे ही बता दिया, अभी एकदम दिमाग में आया था पॉइंट, अब इसका इससे रिलेशन है नहीं है, देखेंगे अभी। नॉन रेजिडेंट जर्मन कंपनी विच डिड नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, मतलब ये बोलता है जिनका पीई इंडिया में नहीं है, entered into an agreement for the execution of the electric work in India. Okay, separate payments were made towards the drawing and design, which were described as an engineer fees. उन्होंने अपना एक इंजीनियरिंग फीस लिए ड्राइंग और डिजाइन की। The assessee contended that the such business profit should be taxable in Germany as there is no business connection. ये बोलता है सर हमारा कोई बिजनेस कनेक्शन तो है ही नहीं, हमारा ना तो कोई पीई है ना कोई बिजनेस कनेक्शन है। तो यहाँ पर ये जो आप एफटीएस, दीज आर द फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो आप प्रोवाइड करा रहे हो, राइट, ये जो आप एफटीएस है ना, नो एग्रीमेंट फॉर इलेक्ट्रिक वर्क, तो आप एक टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हो, तो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो इसके लिए अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, राइट, इसके लिए अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलता है, किससे मिल रहा है, एंटर्ड इनटू इलेक्ट्रिक वर्क इन इंडिया, देखो इलेक्ट्रिक वर्क इन इंडिया, ठीक है ना। सो वो प्रोजेक्ट कहाँ पर है, इंडिया में है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी पेमेंट मिलेगा दैट विल बी डीम्ड टू अक्रूवराइज इन इंडिया और वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, सिंपल है। रॉयल्टी एफटीएस इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने पे किया हो फॉर एनी प्रोजेक्ट, चाहे आउटसाइड इंडिया हो इन इंडिया हो, ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूवराइज इन इंडिया। रेजिडेंट ने पे किया हो फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, यस, और अगर मान लो नॉन रेजिडेंट ने पे किया हो फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, यस, ऑलवेज डीम्ड टू अक्रूवराइज इन इंडिया। बट इंटरेस्ट के केस में वो डीम्ड टू अक्रूवराइज इन इंडिया तभी बोला जाएगा जब बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है, राइट। तो ये मैंने आपको करा दिया, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यस ये टैक्सेबल होगा। सेक्शन 9 डीम टू अक्रूवराइज इन इंडिया, ठीक है। चलो अगला, ए फॉर्म ऑफ सॉलिसिटर इन मुंबई इंगेज्ड अ बैरिस्टर इन यूके, बैरिस्टर ऑफ यूके, ओके, मतलब एक मुंबई की कानूनी फॉर्म है, मतलब लीगल लॉ फॉर्म है, उन्होंने एक यूके के बैरिस्टर को अपॉइंट किया फॉर आर्ग्यूइंग ए केस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उसको आर्ग्यू करने के लिए, भाई होशियार होगा यूके वाला, बुलाया उसको, आओ भैया ये केस आप हैंडल करो।
और उसको 5,000 रुपये का पेमेंट दिया गया एज ए प्रोफेशनल एंगेजमेंट। ठीक है ना, तो बताओ क्या होगा। देखो यहां पर उस यूके वाले का ना बिजनेस कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, बिजनेस कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। सो यस, दिस विल बी ट्रीट इनकम डीम टू अक्रू और राइज इन इंडिया, और इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है ना, चलो। बिजनेस मतलब प्रोफेशनल एंगेजमेंट के लिए आया ना, तो प्रोफेशनल रिलेशन कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, बिजनेस और प्रोफेशन कनेक्शन। हाँ जी, अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ ए पेटेंट डेवलप्ड बाय मिस्टर ए हु इज नॉन रेजिडेंट। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेमेंट किया है किसी एनआर को उसका पेटेंट यूज करने के लिए। पेटेंट यूज करना मतलब उसके लिए रॉयल्टी दे रहे हो आप, है ना। मैंने बताया था ना, यूज ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, प्रोसेस, डिजाइन, उसके लिए अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज रॉयल्टी। तो गवर्नमेंट इसको पेटेंट यूज करने के लिए क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब एक रॉयल्टी का पैसा दे रहा है। अगर मान लो गवर्नमेंट रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है किसी एनआर को, ऑलवेज डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया, तो एनआर के लिए वो डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। बस दैट्स इट, सिंपल है। चलो अगला, साई इंजीनियर ए नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है। साई इंजीनियर इफ नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी एंटर्ड इनटू ए कोलैबोरेशन अग्रीमेंट ऑन 25/6/2022 विद एन इंडियन कंपनी एंड वाज इन रिसिप्ट ऑफ 8% डिबेंचर्स फॉर 20 lakhs issued by मुंबई कंपनी इन कंसिडरेशन फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ यूटिलाइज्ड। ओके, तो ये आप बोल सकते हो कि फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, एफटीएस का पेमेंट हुआ है ना। रॉयल्टी और एफटीएस का अगर पेमेंट होता है तो उस केस में नॉन रेजिडेंट को पेमेंट किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, इंडियन कंपनी। मतलब यहाँ पर रेजिडेंट एनआर को पेमेंट कर रहा है एफटीएस का। ठीक है ना। अगर रेजिडेंट एनआर को पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी, एफटीएस और इंटरेस्ट का फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, राइट, इंडियन कंपनी, राइट, फॉर कोलैबोरेशन अग्रीमेंट विद इंडियन कंपनी, यस टेक्निकल नो यूटिलाइज इन बिजनेस ऑफ मुंबई। देखो ये लिखा हुआ है, टेक्निकल नो हाउ यूटिलाइज इन बिजनेस इन मुंबई, राइट। अगर कोई भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी, एफटीएस या इंटरेस्ट का, दिस इज एफटीएस, राइट, फॉर एनी इंडियन प्रोजेक्ट, सो ऑलवेज एनआर के लिए डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा। सो देखो ये जो टेक्निकल नो हाउ ले रही है इंडियन कंपनी फ्रॉम द फॉरेन कंपनी, किस लिए ले रही है, बिजनेस इन मुंबई। क्लियर, बिजनेस तो इंडियन प्रोजेक्ट हो गया, डीम टू अक्रू राइज इन इंडिया माना जाएगा, और साई इंजीनियर्स जो फॉरेन नॉन रेजिडेंट है उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अगला, यस चलो अब देखो, सी पोर्ट शिपिंग लाइन, ए नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी शिप इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ गुड शिप्ड एट मुंबई पोर्ट। ये बोलता है सी पोर्ट शिपिंग लाइन एक नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है। वेरी गुड, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी शिपिंग बिजनेस में है, याद करो प्रेजेंटिव इनकम दिमाग में आ जाना चाहिए जैसे ही आपके आए। प्रेजेंटिव इनकम 44B, 44 डबल बी, याद करा देता हूँ आपको। डबल बी, देखो बी फिर डबल बी फिर ए फिर 44 बी 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 ए और फिर बी। तो ये सेक्शन तुम्हें याद हो जाने चाहिए। देखो पहले क्या था, बी, फिर एक और बी लगा दिया तो डबल बी हो गए। ठीक है, फिर अब देखो ए बी सी डी, ए लगा दिया और बी लगा दिया, तो ये 4 सेक्शन है नॉन रेजिडेंट के लिए। अब याद नहीं होते हैं सर, ये याद करने ही क्यों है तुम्हें। बी हो गया आपका शिपिंग बिजनेस, ये हो गया आपका शिपिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, ए से एयरक्राफ्ट, तो ये एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए, ये एयरक्राफ्ट बिजनेस के लिए। ठीक है ना। बी 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 ऑयल रिग मशीन, मैंने आपको याद हो तो ऑयल रिग मशीन और वो है ना, ऑयल रिग मशीन्स अगर आप लीज पे लेते हो, अगर आप लीज पे लेते हो, ठीक है ना, वो ये मैंने बताया था ना रॉयल्टी की डेफिनेशन में, इक्विपमेंट्स। बट अगर आप 44 बीबी में कवर हो जाते हो तो फिर, अगर आप 44 बीबी में कवर हो जाते हो, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो है ना एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके लिए स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन
ठीक है ना, एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस पेट्रोलियम, उसके लिए आता है 44B। उसके लिए अगर आपने कोई इक्विपमेंट्स वगैरह भेजे हो, उसका अगर कोई किराया मिल रहा है तो आप प्रेजेंटिव में उसका बेनिफिट ले सकते हो 44BB में। ठीक है, ट्रिपल बी देखो 3 है, 3 तो 3 से 3 मतलब ट्रंकी प्रोजेक्ट्स, ट्रंकी प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो शिपिंग बिजनेस वाला ये मामला इधर चल रहा है। देखो देखो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, शिपिंग में 7.5% होता है, एयरक्राफ्ट में 5% होता है, बाकी में 10% रहता है। सॉरी, हाँ करेक्ट, दिस विल बी योर इनकम, जो भी आपका टर्नओवर है उसका सर्टेन परसेंटेज। शिपिंग के केस में 7.5% है, एयरक्राफ्ट के केस में 5% है। चलो आ जाओ, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, सी पोर्ट शिपिंग लाइन इन नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी शिप इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स शिप्ड एट मुंबई पोर्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31/3/2023 इट हैज़ कलेक्टेड फ्रेट ऑफ 100 लैक्स, इसने 100 लैक्स का फ्रेट कलेक्ट किया है, डैमरेज ऑफ 20 लैक्स और हैंडलिंग चार्जेस 10 लैक्स। ठीक है ना, तो जो भी इंडियन इनकम होती है, इंडियन इनकम मतलब या तो ड्यू इंडिया में हो जाए या रिसीव्ड इंडिया में हो जाए। ठीक है ना, तो इसकी इंडियन इनकम क्या हो गई, देखो मुंबई पोर्ट से इन्होंने क्या क्या कलेक्ट किया है, 100 लाख रुपए तो उसका फ्रेट का, डेमरेज चार्जेस ये सब आते हैं, 100 लाख, 20 लाख और 10 लाख, तो ये कितने हो गए, 130 लाख आ जाएंगे यहाँ पे, इजिकल टू 130 लैक्स। ठीक है, अब ये बोलता है कि द एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग द फ्लीट 110 लाख है, एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप प्रेजेंटिव इनकम में आ रहे हो तो एक्सपेंसेस का कोई लेना देना नहीं है, तो 130 लाख का 7.5% विल बी इनकम, 7.5% विल बी इनकम हो जाएगी एज पर 44B। ठीक है ना, चलो बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, दैट्स इट। कंप्यूट द इनकम अप्लाइंग द प्रेजेंटिव प्रोविजन अंडर सेक्शन 44B, दैट्स इट। ये आ गई आपकी इनकम, यू हैव टू पे टैक्स 9.75 लाख रुपीज़, द टैक्स पेबल वुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब ये बोलता है कि 130 लाख का 7.5% जो आ रहा है दैट विल बी 9.75, दिस विल बी योर इनकम, दिस विल बी योर इनकम। अब इस इनकम पे टैक्स लगेगा, नॉर्मल तरीके से जो भी इनका नॉर्मल टैक्स कंप्यूटेशन का रेट है उस तरीके से टैक्स लग जाएगा। फॉरेन कंपनी है क्या, सी पोर्ट शिपिंग लाइन इनकॉर्पोरेशन, अगर ये फॉरेन कंपनी है तो 40% का टैक्स लग जाएगा। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये पोर्ट से रवाना होते हैं ना, जब ये पोर्ट से रवाना होते हैं तो जो टैक्स इनसे कलेक्ट किया जाता है वो यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा उनके फाइनल टैक्स में, दिस विल बी द इनकम, ये तो इनकम है, ये टैक्स नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। चलो कम ऑन द नेक्स्ट, Mr. Q, a non-resident operator of aircraft between सिंगापुर एंड चेन्नई। मिस्टर क्यू ए नॉन रेजिडेंट है जो एक ऑपरेट करते हैं एयरक्राफ्ट बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अमाउंट वाइल कैरिंग बिजनेस ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, उसे इतना अमाउंट मिला, तो अब आपको यहाँ देखना है एयरक्राफ्ट बिजनेस में होना, तो एयरक्राफ्ट बिजनेस के केस में क्या होता है, टोटल इनकम का मतलब जो भी टोटल आपको रिसीव होता है टर्नओवर का 5%, टर्नओवर मतलब इंडियन इनकम, सिंपल, ड्यू या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए, दैट्स इट, बहुत सिंपल रखो अपने आप को, ड्यू और रिसीव्ड इन इंडिया, बस वही हमारा टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा और उसका 5% विल बी हमारी इनकम हो जाएगी। तो देखो 2 करोड़ इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, 2 करोड़ इन इंडिया, तो ये आपका टर्नओवर में कंसिडर हो जाएगा। 1 करोड़ इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स फ्रॉम चेन्नई। ठीक है, ये रिसीव्ड हुए हैं इंडिया में ना, ही रिसीव्ड, हाँ ही रिसीव्ड, तो इंडिया में आपको रिसीव हुआ है। अब ड्यू कहीं पे भी हो मतलब ही नहीं है, हमारे को तो रिसीव्ड कहाँ पे हो गया, इंडिया में रिसीव हो गया, बहुत बढ़िया सर, इंडिया में रिसीव हो गया, ड्यू कहीं पे भी हो हमें मतलब ही नहीं है, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो हमें मतलब ही नहीं है। ठीक है, 3 करोड़ इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज पैसेंजर फ्रॉम सिंगापुर, अरे भाई हमें मतलब ही नहीं है कहाँ पे हो रहा है, हमें तो इंडिया में रिसीव हो गया ना, या तो इंडिया में ड्यू हो जाए या रिसीव इंडिया में हो जाए। 1 करोड़ इन सिंगापुर, अब ये देखो रिसीव्ड कहाँ हो रहा है, सिंगापुर में हो रहा है, ऑन अकाउंट ऑफ कैरेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम चेन्नई। सो सर रिसीव्ड तो हो रहा है सिंगापुर में बट ड्यू इंडिया में हो रहा है मामला, तो या तो ड्यू हो जाए या रिसीव्ड हो जाए, तो इस सारी की सारी अमाउंट आपको कंसीडर करनी है, 2 करोड़ प्लस 1 करोड़ प्लस 3 करोड़ प्लस 1 करोड़, तो 3 3 6 और 1 7 करोड़, 7 करोड़ विल बी, और टोटल एक्सपेंडिचर इग्नोर, यहाँ पर प्रेजेंटिव में आपको टोटल एक्सपेंडिचर का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो 7 करोड़ इनकम आ गई, 7 करोड़ का 5% विल बी योर इनकम, और इस इनकम पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी नॉर्मल जो भी रेट्स होगी उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलो दिस इज ऑल्सो डन, 24th इज ऑल्सो डन, 25th भी एयरक्राफ्ट वाला है, आप कर लेना, वही नॉर्मल आप देख के आराम से कर लेना, ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। चलो 26th वाले में आते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं 26th वाले में। देखो
ये क्या बोलता है, द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी। अच्छा, फॉरेन कंपनी का ब्रांच है, फॉरेन कंपनी का ब्रांच है, तो यहां पर यहां पर 44C लग जाएगा। फॉरेन कंपनी का ब्रांच वाला मामला जब आ जाता है ना तो 44C लग जाता है। यहां पर क्या होता है, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जब अलोकेट किए जाते हैं ना तो कितनी लिमिट होगी वो हमें देखनी है। ठीक है, द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया फॉर द ईयर एंटेड 31/3/2000 वाज ए लॉस ऑफ 100 लाख। इन्होंने अपना लॉस दिखाया है, लॉस 100 लाख का। ठीक है, ये बोलते साहब हमको 100 लाख का लॉस हुआ है। आफ्टर द चार्ज ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, 200 लाख का हेड ऑफिस एक्सपेंसेस जो हमें अलोकेट किया गया है वो इन्होंने क्या किया है, उसके बाद में हमें लॉस हुआ। अगर मान लो वो अगर तुम्हारा लेस नहीं करते तो तुम्हारी कहानी क्या होती, वो अगर तुम्हारा लेस नहीं करते तो तुम्हारी कहानी क्या होती, सर हमें 100 लाख का प्रॉफिट होता, यही होता ना। बस रुक जाओ, अभी ये मैं बताता हूँ अभी आपको 44C का क्या होता है। सो ये बोलता है एक्सप्लेन विद द रिजल्ट्स ब्रांच ने जो अपना बताया है, वेदर बताओ ब्रांच को अपनी क्या इनकम दिखानी पड़ेगी। सो यहाँ पर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, 44C क्या बोलता है कि ब्रांच अगर अपने हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस ने अलोकेट किए हैं अगर वो लेस कर रही तो एक बार तो उसे एड बैक कर दो। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, 5% ऑफ एडजस्टेड इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल एक्सपेंसेस अलोकेटेड बाय हेड एचओ, है ना। एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर वो आपको क्या हो जाते हैं, अलाउड हो जाते हैं। अब सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर ये एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकाला जाए। ठीक है ना, एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए क्या कर लो, टोटल इनकम ले लो। ठीक है, उसमें आपका टोटल इनकम मतलब जो ही टोटल इनकम में आप क्या करो, आपके एडजस्टमेंट्स कर लो। आपके एडजस्टमेंट कौन कौन से आ जाएंगे, आपका एक तो एचओ का एक्सपेंसेस जो अलोकेट हो रहा है वो ऐड बैक कर लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर है तो ये सब ऐड कर लो। ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड सारी चीज़ें आ जाएगी, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली एक्सपेंडिचर्स, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ये सारे आ जाएंगे। और अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया हुआ है चैप्टर 6A का वो भी इसमें ऐड बैक कर लो। चैप्टर 6A का अगर आपने कोई डिडक्शन लिया हुआ है तो वो भी ऐड बैक कर लो। इसके बाद जो आएगा दैट विल बी योर एडजस्टेड टोटल इनकम। इस एडजस्टेड टोटल इनकम का 5% आप कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर तो हमारे पास कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल 200 लाख ये 100 लैक्स हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगा। तो 100 लाख का 5% कितना होता है, 5 लाख और 200 लाख विच एवर इज लोअर, राइट। तो आपका 100 लैक्स आपका प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, 100 इज योर प्रॉफिट। अब उसमें अलाउड कितना होगा, 5 लाख रुपए, दैट्स इट, खत्म कहानी। 5 लाख आपको अलाउड होगा तो 95 लाख विल बी योर इनकम। समझ आ रहा है। तो ये हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आप अलाउड नहीं कर सकते, राइट। मतलब पूरा का पूरा हेड ऑफिस एक्सपेंसेस आप अलाउड नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना अलाउेबल है, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन्होंने अपना लॉस बता दिया था तो हमने कहा भैया अभी 200 का अलाउड थोड़ी होगा, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया 100। अब अलाउेबल कितना है, अलाउेबल कितना है 5, तो 95 तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। चलो बस ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि एचओ एक्सपेंसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ब्रॉड फॉरवर्ड फैमिली एक्सपेंडिचर और एटीसी का डिडक्शन अगर कोई है, एटीसी से एटीयू तक का मतलब चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन है तो एड बैक कर दो। इसके बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी एडजस्टेड टोटल इनकम, उसका 5% और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो अलाउड किए हैं, अलोकेट किए हैं। ठीक है ना, अलोकेट किए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ब्रांच ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया फॉर द वही, ये भी 44C का ही क्वेश्चन है। ये बोलता है 20 कितना है, 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है ब्रांच ऑफ फॉरेन। अच्छा, आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग, आफ्टर चार्ज ऑफ द फॉलोइंग मतलब फॉलोइंग आइटम आपके यहाँ पे इंपैक्ट लिए जा चुके हैं। डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर 15 लाख रुपए, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन की कोई बात हमने नहीं देखी थी। एडजस्टेड टोटल इनकम में ब्रॉड फॉरवर्ड का इंपैक्ट लेना है तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं लेना है। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन यस, ये आप एडबैक कर देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रमोटिंग इज 7 लाख रुपीज, 7 लाख इज 1/5 ऑफ द टोटल इंकर्ड फॉर द रुपीज 7 लाख इज 1/5 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड। ठीक है, मतलब ये 1/5 ही है तो ये भी आपका एड बैक हो जाएगा, है ना, ये भी आपका एड बैक हो जाएगा जो आपने P&L में हिट लिया है। एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च, इसका कुछ नहीं होगा। बिजनेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 25 लाख रुपए, ये एड बैक हो जाएगा। डिडक्शन 20 लाख की है, एड बैक हो जाएगी। एचओ एक्सपेंसेस ये एड बैक हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अब आपको क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी है। सबसे पहले तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालो। देखो 20 लाख आपका प्रॉफिट है, 20 लाख में आप क्या क्या ऐड कर दो, 125, 20, 25, 120, 125 आ गया। फिर ये देखो आपका 25 लाख आ गया, 20 लाख आ गया, मतलब क्या क्या आ गए,
HO एक्सपेंसेस एड बैक हो गया, डिडक्शन एड बैक हो गया, बिजनेस लॉस है तो वो भी एड बैक होना हो जाना चाहिए, 25 लाख का बिल्कुल हो गया वो भी। उसके बाद में आपका ये 7 लाख फैमिली प्लानिंग का आ जाएगा, ये आ गया। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 17 लाख, ये आ गया। तो ये सारे आ गए, ठीक है। तो 194 एड बैक हो गया, तो आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकल गई 2,14,00,000 रुपए। अब 2,14,00,000 का 5% और एक्चुअल एक्सपेंसेस ये विच एवर इज लोअर, तो 10,70,000 आपको अलाउड हो जाएंगे। तो 10,70,000 जब आपको अलाउड हो जाएंगे तो आपने अपना प्रॉफिट कितना दिखाया 20, उसमें से आपने 125 लाख लेस किया हुआ, तो सबसे पहले वो एड बैक कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 145 लाख। अब उसमें अलाउेबल एचओ एक्सपेंसेस कौन से होंगे, 10,70,000, बस ये लेस कर दो, ये आ गया आपका आंसर, दैट सिंपल। तो 44C इज ऑल्सो कंप्लीटेड, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए ही इतना ही करते हैं, ठीक है। कल अपन करेंगे, कल कोशिश करते हैं कि सारा ही कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो टोटल इसमें 46 क्वेश्चन है। मान लो कल नहीं भी हो तो 4 पार्ट में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो मैं बिल्कुल जल्दबाजी के इरादों में नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर हो वो शिद्दत से हो। मैं आपके लिए क्या करूँगा, कई सारों के आए थे सर एक साथ ही कर दो, तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे ना, अभी तो मैंने पार्ट्स में डाल दिए हैं, बट आपके लिए मैं क्या करूँगा, इनको क्यूमुलेटिव कर दूँगा, ठीक है ना। आने वाले मतलब ये समझ लो कि 10 तारीख तक मैं कोशिश करूंगा कि पूरी क्वेश्चन आंसर की सीरीज कंप्लीट हो जाए, और 15 तक आपको एक सिंगल सीरीज मिल जाए, और उसके चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, वो सारा मैं सेटिंग कर दूंगा, ताकि एक वीडियो रहे आपके पास, ये देखा कहानी खत्म। और उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। वैसे तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूंगा, एग्जाम में जो मैंने मास्टर क्वेश्चन दिए हैं मोर देन सफिशिएंट, वो कर लो, पूरा हर चीज़ें आपकी वहाँ क्लियर हो जाएगी। लेकिन यस, आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो नो डाउट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बाय बाय।